Assalamu alaikum, welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. पहले मैं एक बात बोलूँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहा. अब कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड करेंगे क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट भी करना है. यहाँ देखिए हमने सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड्स पे एक लेक्चर हमने अपलोड किया था. अब उसका दूसरा लेक्चर, दूसरा पार्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स और कॉमन कॉर्ड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे. फिर एक छोटा सा लेक्चर लाएंगे 10 to 15 मिनट्स तक टेंजेंट्स पे, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है. फिर इस पे एमसीक्यूज करेंगे, फिर आगे जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे. जल्दी सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे. उसके बाद इसका एक और पार्ट जो है कॉम्पिटिटिव मैथ्स पार्ट भी है, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़ेंगे. सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स. मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं, और भी है. पहले इन चार प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है. मोस्ट मैंने जब देखा है कुछ लोग इन प्रॉपर्टीज को डिफिकल्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल जब आपके पास कंसेप्चुअल मैथमेटिका है तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं. तो इन कंसेप्ट्स को समझेंगे और आपको इन कंसेप्ट्स को फिर एग्जाम में अप्लाई करना है, क्योंकि हम फिर इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे. Let's start property number first. Property number first is the perpendicular to a chord drawn from the center of the circle bisects the chord. देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है that is, अगर आपके पास एक सर्कल है, अच्छे से समझो, अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, सपोज इसका सेंटर हमारा यहाँ है O, और अगर आपके पास सर्कल में किसी भी जगह कोई कॉर्ड है, लेट दिस इज द कॉर्ड AB, ठीक है. तो अगर आप सेंटर से देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज P, सो AP और PB इक्वल होंगे, ये बराबर टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है. और यहां से अगर ये देखें OA एंड OB विल बी इक्वल बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. सो ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल आसान है, इसमें इतना ही याद रखना है. अब फिर ये क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे एमसीक्यूज में. यहाँ पे पहले आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल एंड कन्वर्सली. ये प्रॉपर्टी जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी है. देखिए क्या है, chords of a circle equidistant from the center of a circle are equal and conversely means इसका रिवर्स भी सही है. मतलब इसका मतलब यह है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, अच्छे से समझो क्वेश्चन को, अगर आपके पास कोई सर्कल है, सपोज इसका सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसका सेंटर O है, और अगर आपके पास यहाँ से एक कॉर्ड मैंने ड्रा किया, सपोज AB कॉर्ड, आप किसी भी जगह ड्रा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ से एक और कॉर्ड सपोज PQ है, तो ये दो कॉर्ड्स है. और अब देखिए इसका मतलब क्या है, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अगर दो कॉर्ड्स हमने सर्कल में ड्रा किए और उनकी जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस जो है, सपोज यहां पे हम M नाम दें, यहां पे N, जो OM और ON, अगर ये डिस्टेंस इक्वल थी, इन कॉर्ड्स की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल थी, दैट इज इफ अगर OM और ON बराबर थे, अगर ये दो डिस्टेंसेस इक्वल थे, तो हमेशा याद रखना कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी. देन एनी हाउ ये कॉर्ड्स इक्वल होंगे. आई बात समझ, ये हुई ये बात. अब एंड कन्वर्सली का मतलब क्या है, कन्वर्सली मींस इसका रिवर्स भी सही है. मतलब देखिए रिवर्स क्या बनेगा, अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, अब अगर कोई आपको बोले कि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, तो हमेशा याद रखना वो तभी इक्वल होंगे जब ये डिस्टेंसेस, जब सेंटर से उनकी डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो OM और ON इक्वल होंगे. ये रहा इसका कन्वर्स, तो वो खत्म. इसके बाद आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज हियर. अगर हम एक कॉर्ड को, a chord when extended on both sides becomes a secant. अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया, और आपके पास कोई कॉर्ड है, ये सपोज सेंटर है, एक कॉर्ड मैंने यहाँ से ड्रा किया, सपोज दिस कॉर्ड इज AB, तो अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, ये मैंने बोला भी था, तो ये क्या बनता है, ये सीकेंट बनते हैं. और सीकेंट वो लाइन होती है जो एक सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. तो ये बिल्कुल आसान है.
ठीक है, मैंने टेंजेंट और सीकेंट पढ़ाया है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करती है। तो ये मैंने पढ़ाया था इससे पहले भी। ये भी एक प्रॉपर्टी थी यहां पे। चलो अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है, chords that are equal in measure subtend equal angles at the center, यहां पे सेंटर है, at the center of the circle and conversely। देखिए कितना आसान है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए क्या है, अगर आपके पास एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर इसमें आपके पास कॉर्ड्स है, फॉर एग्जांपल चलो यहां से मैंने एक कॉर्ड, आप कहीं भी जगह से ले सकते हैं, सपोज ये दो कॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, ए बी एंड पी के, और द टू कॉर्ड्स हियर, एंड अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे, अगर ये दो कॉर्ड्स, इन दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, सेम है, तो वो सेंटर पे, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल हियर, तो वो सेंटर पे क्या करेंगे? इक्वल एंगल्स बनाएंगे। कैसे? आप देखिए कैसे, ये सेंटर है, तो याद रखना ये दो एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे। आई बात समझ? तो रही ये बात। अब देखिए कॉमन सेंस है यहाँ पे, देखिए इसी पे मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ ए पी को ज्वाइन करूं, ये भी एक कॉर्ड है ना, अब बी क्यू को ज्वाइन करूं, ये भी एक कॉर्ड है ना, तो अब ये दो कॉर्ड्स भी सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाएंगे, सेंटर पे इक्वल है, तो ये दो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये थी ये प्रॉपर्टी, और इसका कन्वर्स भी सही है, इसका कन्वर्स भी सही है। कन्वर्स का मतलब क्या है? अपोजिट। मतलब अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं, तो जिन दो कॉर्ड्स से ये एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर होगी। ऐसे ही यहां से भी आप देखिए, अगर ये दो एंगल्स बराबर है, तो इन दो कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर होगी। मैं यहां पे भी अलग से भी आपको दिखा सकता हूं इसका कन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात है, देखिए ये यहां से सेंटर है, तो इन दो, देखिए अगर ये दो एंगल्स बराबर है, ये दो एंगल्स बराबर है, तो याद रखना ये दो कॉर्ड्स भी, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। यही इसका कन्वर्स है। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, दैट इज अगर आपके पास कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी, तो एंगल्स भी सेंटर पे इक्वल होंगे, जो सेंटर पे बनेंगे इन कॉर्ड्स से। और इसका रिवर्स, अगर एंगल्स इक्वल थे, तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। Pause the video to note it down. So let's move on. Property number fifth. See property number fifth. Property number fifth से पहले मैं आपको एक चीज बोलूं, जो हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ पढ़ी, जिसमें हमने बोला कि अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल थी, तो वो जो सेंटर पे एंगल्स सबटेंड करते हैं, वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और उसका कन्वर्स भी पढ़ा, तो उसको बोलते हैं इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स थ्योरम। ठीक है, और उसके कन्वर्स को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स थ्योरम। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ क्या है? Any line from the center that bisects the chord is perpendicular to the chord। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, उसी के रिलेटेड है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, और ये एक कॉर्ड यहाँ पे है, सपोज कॉर्ड ए बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर है फॉर एग्जांपल, तो अगर यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला, आपको मैंने अभी बोला प्रॉपर्टी फर्स्ट में ए पी और पी बी बराबर होंगे, ये बाइसेक्ट करता है। लेकिन इस वक्त बोलता है कि जो से कोई भी लाइन हम ड्रा करें, अगर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा करे कॉर्ड पे किसी भी जगह पे, वो हमेशा वहां पे 90 डिग्री बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, अब यहाँ पर कॉर्ड है, यहाँ पे सेंटर है, तो आपने यहाँ से ये ड्रा किया, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये प्रॉपर्टी थी 90 डिग्री पे। इसके बाद अगर हम देखें प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या है, दैट इज, देखिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स हियर इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, is twice that of the angle that the arc subtends at any other given location on the circle। आपको क्या करना है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। देखिए क्या इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या है। प्रॉपर्टी का मकसद है, देखिए अगर आपके पास एक सर्कल है, अच्छे से समझो आप, अगर आपके पास एक सर्कल है, सपोज ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर है, सपोज ये सर्कल का सेंटर है, the angle subtended by an arc at the center of is twice that of the angle that the arc subtends at any other location।
यानी जो आर्क सेंटर पे, देखिए जो एंगल सेंटर पे बनेगा ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे सिखाऊं क्योंकि यहां से कॉर्ड ही यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहां से अगर ए बी ये और ए बी और ए सी तो दो कॉर्ड्स ही है, तो सेंटर पे जो यहाँ पे ये एंगल बनता है, वो मैं यहाँ पे रखूं, सेंटर पे जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल, तो ये जो एंगल है एंगल ओ, इसको हम कैसे नाम दे, दैट इज एंगल बी ओ सी या सी ओ बी। ये एंगल किसके बराबर होगा, हमेशा इसके ट्वाइस, किसी भी जगह अगर बने, देखिए सेंटर का एंगल हमेशा ये ट्वाइस होगा इस एंगल को, एंगल शॉर्ट में आप ए बी लिख सकते हो या बी ए सी या सी ए बी भी लिख सकते हो, शॉर्ट में मैं एंगल ए लिखूंगा, इसके ट्वाइस होगा। यही इस प्रॉपर्टी का मकसद है। अब कोई बोल सकता है क्या इसी जगह नहीं, अगर किसी और जगह भी बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं ऐसे आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर यहां से एक लाइन आती है, देखिए वो यहां गई है, यहां से ऐसे, अब देखिए अब जो ये एंगल यहां पे होगा एंगल बी ओ सी, किसी भी लोकेशन पे अगर एंगल बने सर्कल के सर्कमफ्रेंस के नजदीक, तो सेंटर वाला जो एंगल होता है वो, सपोज इस एंगल का नाम पी रखेंगे, तो दिस एंगल विल बी ट्वाइस एंगल पी। तो यही इस प्रॉपर्टी का मकसद है, जो सेंटर वाला एंगल होता है वो ट्वाइस होता है उस एंगल का जो किसी भी जगह सर्कल के सर्कमफ्रेंस के नजदीक बनता है, वही इसका मकसद है शॉर्ट में। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। What's property number 7? Property number 7 is angle is created in the same segment of a circle are always identical in measure. देखिए इसका मकसद क्या है, अगर आपके पास एक सर्कल है और सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनेंगे, अब सेम सेगमेंट का मकसद क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ये एक कॉर्ड है, यहां से दूसरा कॉर्ड है, बात को समझना, सपोज दिस इज कॉर्ड ए बी, दिस इज कॉर्ड सी डी। अब देखिए ये सेगमेंट ही है ना, क्योंकि सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट बनता है कॉर्ड और आर्क से। ठीक है, तो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, इसलिए सेम सेगमेंट की बात होती है। देखिए अब देखिए अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, यहां पे सेंटर है, ठीक है, चलो कभी ये सेंटर पे भी लाई कर सकता है, कभी सेंटर पे लाई नहीं कर सकता है। तो इस का मकसद क्या है, इस प्रॉपर्टी का मकसद है, अब सेम सेगमेंट में यहां पे अगर आप देखिए ये दो एंगल्स बन गए, तो ये दोनों एंगल्स आप याद रखना, ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और यहाँ पे ये जो दो एंगल्स है ये भी इक्वल होंगे। इसी यही है ये प्रॉपर्टी के, जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, बस इतना ही याद रखना है। Last property, angle formed in a circle. Sorry, actually this is semicircle. Angle formed in a semicircle is a right angle. अगर आप semicircle में कोई भी एंगल फॉर्म करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंटर, सेंटर में अगर हम लाएं ये डायमीटर है, तो ये semicircle है, ये भी semicircle है, किसी भी जगह आप कोई पॉइंट चूज करो, उस पॉइंट को दो एंड्स जो डायमीटर के है ना उनके साथ ज्वाइन करो, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा। लेकिन सिर्फ सेमी सर्कल में कोई भी, सर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये और ये कॉर्ड बनता है, इसलिए कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी में आएगी ये, तो यहाँ पे इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और फिर दूसरे एंड के साथ 90 बनेगा। कोई बोल गया यहाँ पे लेंगे तो ले जाओ, तो ऐसे आप कीजिए ज्वाइन, 90 बनेगा। कोई यहाँ पे ले तो फिर आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए, 90 बनेगा। तो किसी भी जगह आप ले तो सेमी सर्कल में एंगल 90 बनता है। ऐसे यहां से भी आप देख सकते हो, कोई यहां पे ले तो यहां पे ये एंगल 90 बनेगा। तो सेमी सर्कल में जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं, या जहां पे भी आप सेमी सर्कल में एंगल को फॉर्म करना चाहोगे, वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So guys, let's move on. Property number 9, most important property, that is concyclic or cocyclic points property. अब ये क्या है, कॉनसाइक्लिक या आप कोसाइक्लिक पॉइंट्स भी बोलते हो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है प्रॉपर्टी नंबर 10, ये ऐसे में आपको समझो, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे समझाता हूं आपको। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, देखिए क्या, अगर आपके पास एक सर्कल है,
अगर आपके पास एक सर्कल है, सपोज दिस इज सेंटर, अगर आपके पास एक सर्कल है उस पे आप, मैंने ये 4 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी, ये मैंने 4 पॉइंट्स इस पे लिए, और मैं एनी 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, जिन 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स को मैं मिलाना चाहूं उनको मैं मिलाऊं। मैं इन 2 को भी मिला सकता हूं, 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 तो मर्जी आपकी है। सो लेट्स जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, सो इट बिकम्स अ कॉर्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है, देखिए यहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे फिर जो एंगल्स बनेंगे, देखिए सेंटर को मैं फिलहाल रिमूव कर लेता तो आपको अच्छे से समझ आए। ये लाइन सेंटर से भी पास हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, कभी सेंटर यहां पे लाई कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। अब देखिए मुझे क्या बोलना है, प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है। प्रॉपर्टी मुझे एक्चुअली प्रॉपर्टी आपको समझानी है। प्रॉपर्टी है, मैंने देखिए इन 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया ना, मैंने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया ए और बी को, तो रिमेनिंग पॉइंट्स कौन से रहे, सी ओ डी। देखिए यहां से मैं इनको अब ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो यहां पे जो अल्टरनेट, जो अब यहां पे 2 पॉइंट्स बचे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जो यहां से 2 पॉइंट्स बचे हैं, वहां पे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। और जो ये पॉइंट्स अब ए बी सी डी, ये हमेशा सर्कल पे ही लाई करेंगे, यानी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे लाई करेंगे। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ए बी सी एंड डी, इन पॉइंट्स को ही हम फिर बोलते हैं कॉनसाइक्लिक और कोसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में वहां पे वो प्रॉपर्टी लिखी थी। फॉर एग्जांपल अब ये सर्कल है और यहां से ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। अब मैंने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ए और डी को, तो आपको क्या याद रखना है, इसको इसके साथ ज्वाइन करो और डी को बी के साथ ज्वाइन करो। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे जो ये 2 एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। आई बात समझ। दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 9. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10 इज actually it is called alternate segment theorem, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। The angle made between the chord and tangent, अगर आपके पास एक कॉर्ड है, देखिए पी क्यू यहाँ पे कॉर्ड है और ये यहाँ पे एक टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं, एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं, दैट इज पॉइंट पी पे, और जहां पे एक पॉइंट को टच करते हैं ना, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी शॉर्ट में। तो अब देखिए ये थ्योरम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आपके पास एक यहां पे कॉर्ड है, दैट इज सपोज दिस इज कॉर्ड पी क्यू, एंड एक टेंजेंट है यहां पे, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जो मैंने यहां से दिखाया है, बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये एंगल जो यहां पे बनेगा, मैंने एंगल 1 से उसको नाम दिया है, वो हमेशा बराबर होगा, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो जो यहां पे इस कॉर्ड के अपोजिट में जो यहां पे एंगल होगा, तो वो हमेशा उसी एंगल के बराबर होगा, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी उसको हम बोलते हैं। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक और चीज यहां पे बोलो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, वो ये चीज है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है विच आर नॉन कुलिनियर, नॉन कुलिनियर मीन जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे, ऐसे इनको कुलिनियर बोलेंगे, तो ये कैसे नॉन कुलिनियर हुए, तो नॉन कुलिनियर मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे 3 पॉइंट्स है, इनको हम नॉन कुलिनियर बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों एक लाइन पे नहीं है। तो तीन अगर आपके पास नॉन कुलिनियर पॉइंट है, तो उनमें से हम एक ही सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। ठीक है, ओनली 1 सर्कल को 3 नॉन कुलिनियर पॉइंट से हम ड्रा कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा भी एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक सर्कल है, सपोज दिस इज सेंटर ओ एंड दिस इज डायमीटर ए बी। ठीक है, अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रा करूं, ए पॉइंट यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रा करूं, तो ये 2 टेंजेंट्स जो होते हैं, जो हम डायमीटर के एंड्स पे ड्रा करते हैं, हियर ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये 2 टेंजेंट्स पैरेलल होंगे हमेशा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप किसी भी जगह आप फॉर एग्जांपल कोई आप बोलेगा मैं यहां से डायमीटर लेता हूं फॉर एग्जांपल,
अब कोई यहां से डायमीटर लेगा, ये भी डायमीटर है ना, तो यहां पे इन एंड्स पे अगर वो टेंजेंट्स ड्रा करे तो फिर ये दो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। आई बात समझ? ये यहां पे एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दीज वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज में आपको एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर भी कंप्लीट हुआ, और दीज वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कॉमन कॉर्ड्स और इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स के बारे में, फिर ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो गाइज लेट्स मूव ऑन इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरसेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल इंटरसेक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। तो ये कैसे, हम इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, इससे पहले एक बात मैं बोलूं, लेट्स सी हियर, क्या रेडियस और कॉर्ड में कोई रिलेशनशिप है? क्या रेडियस और कॉर्ड में कोई रिलेशनशिप है? हाँ है। देखिए क्या रिलेशनशिप, मैंने वो डिस्कस भी की, अब आपको खुद समझ आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉर्ड है, सपोज ए बी कॉर्ड है यहाँ पे, और क्योंकि रेडियस यहाँ से जाएगी, ये एक रेडियस है ना, सपोज ओ एम यहाँ पे रेडियस है। अब देखिए आप, मैंने बोला है अगर सेंटर से हम कोई भी लाइन लाए वो यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है, तो इट मींस दैट जो रेडियस होती है, रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। सो लेट्स मूव ऑन इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स में दो तरह का इंटरसेक्शन होता है, वन इज इंटरनल इंटरसेक्शन, सेकंड इज एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या आपको याद रखना है और इसमें क्या याद रखना है मैं आपको बोलूंगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखिए, अगर आपके पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, और दो कॉर्ड्स में यहां पे लेता हूं, अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहां से एक कॉर्ड है और यहां से ये एक और कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हुए, सपोज पी ए, सपोज यहां पे कुछ और नाम दो आप, सी डी, कुछ भी जो आपकी मर्जी है। तो यहां पे क्या प्रॉपर्टी है आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहां पे भी कुछ आप नाम दे सकते हो, सपोज क्यू। तो यहां पे क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यही है, पी क्यू इंट क्यू ए, दिस पार्ट दैट्स पी क्यू इंट क्यू ए, वो हमेशा इक्वल होगा, याद रखना, वो हमेशा इक्वल होगा सी क्यू इंट क्यू डी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने बोला ऐसे, देखिए मैंने बोला पी क्यू इंट क्यू ए, आप ऐसे भी बोल सकते हो क्यू ए इंट क्यू पी इक्वल, फिर मैंने वहां से बोला सी क्यू इंट क्यू डी, आप बोल सकते हो इक्वल डी क्यू इंट क्यू सी, तो वैसे भी आप बोल सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बाद में हम एमसीक्यूज भी करेंगे। दिस इज इंटरनल इंटरसेक्शन, उन्होंने सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट किया, इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल इंटरसेक्शन। अब एक्सटर्नल इंटरसेक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरसेक्शन होता है, देखिए जब कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, यानी जब कॉर्ड्स सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, दैट इज इफ दिस इज अ सर्कल एंड हियर दिस इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है ना, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, तो क्या ये भी कॉर्ड है ना, हाँ है, इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, तो यहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया। सपोज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज P एंड फॉर एग्जांपल दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज D। तो एक्सटर्नल इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टी है हमेशा याद रखना। देखिए मैं यहां पे इसको ज्वाइन भी कर सकता हूं, ठीक है, तो और यहां पे भी ज्वाइन कर सकता हूं, सॉरी ऐसे यहां पे ज्वाइन कर सकता हूं, ये दो ट्रायंगल्स बन गए। इससे पहले मैंने बोला था अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जब मैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहा था, और तो आप किसी भी जगह कोई लाइन बेस के पैरेलल डाले, तो जो टॉप वाली ट्रायंगल होगी ये सिमिलर होगी जो बड़ी ट्रायंगल है उसके। तो अब ये भी ऐसी ही बात है, तो ये जो यहाँ पे छोटी ट्रायंगल है ये बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी, तो मैं यहाँ पे आपको हमेशा इस प्रॉपर्टी को याद रखना है एक्सटर्नल इंटरसेक्शन में, दैट इज दिस पार्ट पी सी इंट whole part PA, this will be equal to PD into PB। तो ये प्रॉपर्टी आप इसमें याद रखोगे, दैट्स PC
into PA will be equal to PD into PB. This is important property in external intersection. So pause the video to note it down. सो गाइज लास्ट जो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है कॉमन कॉर्ड के बारे में, हम कैसे कॉमन कॉर्ड को निकाल सकते हैं. कॉमन कॉर्ड मीन्स विच इज कॉमन टू बोथ सर्कल्स. अगर हमारे पास ऐसे एक सर्कल है, आप अच्छे से समझो, ये हमारे पास अगर हमारे पास ऐसे सर्कल्स है जो कि ऐसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुए हैं, तो कॉमन कॉर्ड विल बी दिस. सो दिस विल बी द कॉमन कॉर्ड. सपोज नेम दिस AB. सो AB इज हियर द कॉमन कॉर्ड. AB यहां पे कॉमन कॉर्ड है. एक बात समझना, तो AB कॉमन कॉर्ड है, लेकिन हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए C1 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, C2 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. अब ये AB इस सर्कल का, देखिए AB इस सर्कल का भी कार्ड है, AB इस सर्कल का भी कार्ड है, इसलिए कॉमन कार्ड बोलते हैं. अब देखिए ये क्या हो गया अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहां से. व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस. सो दिस इज सपोज रेडियस R1 से डिनोट करेंगे, सपोज इसकी रेडियस R2 से डिनोट करेंगे. हम सेंटर्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे बनेगी. यहां से भी आप बना सकते हैं, देखिए यहां से भी बनेगी ट्रायंगल, यहां से भी ये आपकी R1 ही है, ये आपकी R2 ही है. लेकिन अब चाहे आप अब एक पार्ट आपको चूज करना है, चाहे अपर पार्ट और लोअर पार्ट. ठीक है, अपर ट्रायंगल चूज करो या लोअर ट्रायंगल चूज करो. चलो हम अपर ट्रायंगल चूज करते हैं ताकि आप अच्छे से देखिए. यहाँ पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए. जब आपने ये किया, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो सेंटर से ये लाइन आती है ना, जिससे दो सेंटर ज्वाइन करते हैं, ये हमेशा जो यहाँ पे ये कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड को डिवाइड करता है. सपोज अगर यहाँ पे मैं D लिखूं तो AD विल बी इक्वल टू DB. हमेशा याद रखना ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है. लेकिन इसका रिवर्स ये ट्रू नहीं है कि अब C1 C2 भी बाइसेक्ट होगा, C1D विल बी इक्वल टू C2D. नहीं, कॉर्ड की बात करता हूं. कॉर्ड बाइसेक्ट होता है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. अब कॉमन सेंस है, जब ये बाइसेक्ट होता है, अगर हमने AD फाइंड आउट किया, DB भी उतना ही होगा, तो हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं. इसमें दो केसेस है, देखिए यहां पे समझना बात को. यहां पे इसमें दो केसेस है, लेकिन कौन सा केस एग्जाम में आएगा मैं आपको बोलूंगा. एक केस देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज नाउ यू नो दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सी है, AC1C2 जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये ट्रायंगल AC1C2. अगर हम इसमें देखें, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं. अब बोलोगे हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. ठीक है, तो हाफ ऑफ बेस क्या है इसमें, C1C2 जो इसमें बेस है, इंटू अल्टीट्यूड क्या है, AD. तो ऐसे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो बेस पता होनी चाहिए और आपको ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए. तब जाके आप AD निकाल सकते हैं. जब AD मिल जाएगा तब जाके कॉमन कॉर्ड मिलेगी आपको AB. लेकिन आप कैसे निकालोगे, अगर आपके पास ये स्केलिन ट्रायंगल है. स्केलिन ट्रायंगल मीन जिसके साइड्स डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो स्केलिन ट्रायंगल अगर है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज करनी है, जो मैंने पढ़ाई है, विच इज अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C. तो लेट दिस साइड बी A, दिस साइड बी B, दिस साइड बी C. हीरोन्स फॉर्मूला से आप, वायर S इज सेमी पेरीमीटर, मैंने सब पढ़ाया है. तो हीरोन्स फॉर्मूला से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो. तो वो यहां पे लिखो, बाद में इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि C1 C2 ये भी आपको पता होगा, तो वहां से आपको AD मिलेगा. लेकिन ये लेंथी थोड़ा सा लेंथी है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोल के रखा. दूसरा वाला केस जो इसमें है, जो एग्जाम में आता है, सेकंड वाला केस जो इसमें है, जो एग्जाम में आता है, वो इंपॉर्टेंट है. देखिए वो क्या है, एग्जाम रिलेटेड जो है वो ये है कि वहां से आपको ये साइड ऐसे देंगे. फॉर एग्जांपल ये साइड उसने 3 दिया, ये 4 और ये 5, तो आपको समझना है 3 4 5 इट फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मैंने वो भी पढ़ाया है. जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, सो जब भी किसी ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, वो ट्रायंगल राइट होती है, तो ये राइट ट्रायंगल होगी. कैसे राइट ट्रायंगल होगी, मींस यहाँ पे 90 डिग्री होगा. तो मुझे क्या बोलना है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बारे में, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे ये बोलना है, तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना तो आपको पता चलेगा ये राइट ट्रायंगल है, और फिर आप शॉर्ट में इसका एरिया निकाल सकते हो.
मतलब कि जब यहाँ पे 90 डिग्री ए पे बनेगा, इसको बोलते हैं हम जब ये दोनों यहाँ पे ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करेंगे। ऑर्थोगोनली मींस 90 डिग्री एंगल जब यहाँ पे बनाएंगे, उस केस में ये बिल्कुल आसान है। देखिए आप कैसे फिर निकाल सकते हैं एरिया। आप डायरेक्टली लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC1 C2 क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस तो C1 C2 है इंटू अल्टीट्यूड तो AD है, बट यू नो C1 C2 इज हियर गिवन 5, तो ऐसे आप लिख सकते हो। बट आप कैसे ये एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AC1 C2 आप निकाल सकते हैं ना। देखिए हाफ ऑफ, अब ये राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, तो बेस, ये बेस लो, ये परपेंडिकुलर लो, या ये बेस लो, ये परपेंडिकुलर लो, तो हाफ ऑफ बेस क्या है 3 एंड अल्टीट्यूड क्या है 4, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो अब हाफ ऑफ 3 इंटू 4 ये मिला इक्वल टू हाफ ऑफ 5 इंटू AD इज 5 AD। देखिए अब हम कॉमन कार्ड निकाल सकते हैं, 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अंडर इक्वालिटी अगर सेम डिनोमिनेटर्स है या सेम न्यूमरेटर्स आप कैंसिल कर सकते हो। या हम यहाँ पे रिपीट करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है x/6 इक्वल टू 3/9, आप कर सकते हो 3 2 r 6 3 3 r 9, मैंने इससे पहले भी आपको बोला है। तो अंडर इक्वालिटी न्यूमरेटर्स में कैंसिलेशन होती है और डिनोमिनेटर्स में भी कैंसिलेशन होती है, क्योंकि अक्सर यही चीज फिर वहां पे आप रॉन्ग करते हैं। अब देखिए अब 3 4 r 12 आएगा इक्वल टू 5 AD, बिकॉज यहाँ पे अब 1 है, तो यहाँ पे आप अच्छे से निकाल सकते हो 12, 5 यहाँ जाएगा इक्वल टू AD। तो ये यहाँ पे आपको AD मिला, ये यहाँ पे आपको AD मिला। जब AD मिला तो आप नहीं फिर निकाल सकते हैं। देखिए फिर AB आप नहीं निकाल सकते हैं, AB इज AD प्लस DB, तो AB विल बी इक्वल टू AD दैट इज 12/5 प्लस DB वो भी 12/5 होगा। 5 इज कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 24, तो ये होगी कॉर्ड की लेंथ। ऐसे कभी वो ऐसे भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 10, दिस इज 6, दिस इज 8, क्योंकि ये भी 10 6 8 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है। कैसे आप चेक कर सकते हो, 10 स्क्वायर लो, जो बड़ा है 100 आएगा, फिर इन दोनों का स्क्वायर लो और उनको सम करो, ये मैंने इससे पहले भी बोला था। 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, वो भी 100 आया, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा और ये राइट ट्रायंगल बनाएगा। तो अगर अब इस वक्त आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, शाबाश, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए डायरेक्टली मैं अब यहां पे लिखूंगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AC1 C2 किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस 10 है एंड अल्टीट्यूड AD है। बट व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल AC1 C2, बिकॉज यू नो यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ ऑफ बेस 6 लो एंड अल्टीट्यूड 8 इक्वल टू हाफ ऑफ 10 इंटू AD इज 10 AD, सो 2 कैंसल, 6 8 और 48। डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, 10 यहाँ से मल्टीपल है तो डिवाइड होगा यहाँ से इक्वल टू AD, तो आप कर सकते हो फिर 2 5 और 10, 2 2 और 4, 2 4 और 8, सो AD इज 24/5। अब खुद बोले AB कितना होगा, जो कि कॉमन कार्ड है, वो AD वो 24/5 प्लस 24/5 होगा, क्योंकि AD हमें मिला 24/5, DB भी 24/5 होगा, क्योंकि वो इक्वल होते हैं, मैंने बोला है। फिर 5 तो कॉमन डिनोमिनेटर है, एक बार लिखो, एंड इनका सम होगा 24 प्लस 24, तो आपका आंसर आएगा दैट इज 48/5, दिस विल बी AB। तो ये यहाँ पे कॉमन कार्ड की लेंथ होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो प्लीज आप इन जितने भी मैं पॉइंट्स बोलते हैं उनको नोट कीजिए, ठीक है, और फिर रिवाइज कीजिए। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।